नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जिसका डर था वही हुआ। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस कर्नाटक में पाए गए हैं। ये पूरे देश के लिए कोरोना का जबरदस्त अलार्म है। खतरा बहुत बड़ा है। करीब 2 साल से देश लगातार कोरोना से लड़ रहा है। अब जब लोगों ने जीवन को सामान्य करने वाले प्लान बनाने शुरू किए थे, उसी समय वायरस के नए वेरिएंट ने रीसेट बटन दबा दिया। भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और देश इस चुनौती से कैसे लड़ेगा, हम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे, इस पर आज बात करना बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन हालात में भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हुई, इस वेरिएंट के कौन से लक्षण पहले से अलग हैं, इससे बचने के तरीके क्या हैं। संसद से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इस विपत्ति पर सरकार का रुख क्या है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण फैलाने की शक्ति दूसरी लहर वाले डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी मारक शक्ति क्या है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। इस बीच वैक्सीन निर्माताओं ने कमर कस ली है। अब बूस्टर डोज से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में तमाम वैक्सीन का ओमिक्रॉन टेस्ट करना आवश्यक है। ओमिक्रॉन और भारत में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट को अगल बगल रखकर इनकी तुलना करेंगे और विशेषज्ञों की मदद से भारत की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। यह खबर इस वक्त तमाम राजनीतिक खबरों के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीति, वोट स्विंग, जातीय समीकरण, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा टाइप भारी भरकम शब्दों और मीलों लंबे भाषणों का वायरस पर कोई असर नहीं होता। वायरस को ठिकाने लगाने के लिए वैज्ञानिक सोच और तौर तरीके जरूरी हैं और खबरदार के सुपर विश्लेषण में सारा जोर इसी बात पर है। शुरुआत उस खबर से जिसने आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिला दिया। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिल चुके हैं। ये दोनों मरीज कर्नाटक में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें एक मरीज की उम्र 46 वर्ष, दूसरे की 66 वर्ष। ये दोनों एक बिजनेस ट्रिप के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर हुए कोरोना टेस्ट से यह पता चला कि दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। अब इन दोनों मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है ताकि नए वेरिएंट के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। फिलहाल कर्नाटक प्रशासन उन लोगों की जांच कर रहा है जिनके संपर्क में ये दोनों लोग आए हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें से एक यात्री के संपर्क में आए 5 लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। इस खबर को सुनने के बाद पूरे देश को एक झटका सा लगा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। यही वजह है कि अब तक 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस मिल चुके हैं। इनमें 70% केस अकेले यूरोप में पिछले 1 हफ्ते में आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देशों में नए वेरिएंट से संक्रमित देशों से हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया। भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। विदेशों से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। अब हर पल एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय आ चुका है। यह समय घबराने का नहीं है, लेकिन सतर्क रहकर इस चुनौती से निपटा जा सकता है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। जिस खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत पिछले 8 दिन से बचने की कोशिश कर रहा था, वो अब भारत में लैंड कर चुका है। ओमिक्रॉन की कर्नाटक में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। दक्षिण अफ्रीका से आए ये दोनों मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुके हैं, कहां गए हैं, इस सब की जानकारी जुटाई जा रही है। खतरा बड़ा है, सरकारें हाई अलर्ट पर हैं और लोगों में चिंता की मात्रा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
ओमिक्रॉन से बचने के लिए भारत सरकार ने तमाम कोशिशें की। एयरपोर्ट पर बंदिशें लगाई गईं, यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में प्रवेश कर गया। अब सरकार और सिस्टम की कोशिश इस बात की है कि इस वेरिएंट को आगे फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा स्पीड से फैलता है। इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने स्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों मरीज अब तक कितने लोगों से मिले हैं, इसकी जानकारी जल्द से जल्द जुटाना जरूरी है, क्योंकि ये 2 लोग अब तक कितने लोगों को संक्रमित कर चुके हैं, इसकी पहचान करना जरूरी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के जो मरीज मिले हैं, उनमें से 66 साल का एक मरीज दुबई भी वापस जा चुका है। ये मरीज 20 नवंबर को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दक्षिण अफ्रीका से आया था, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच के बाद पॉजिटिव निकला। कर्नाटक सरकार के मुताबिक ये मरीज वैक्सीन के दोनों डोज ले चुका था और इसके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। One person is about 66-year-old who is South African national. The second case is a practicing medical doctor in a government hospital. We also traced his primary and secondary contacts. Out of his primary and secondary contacts, there are about 5 people who have been tested positive. So the 5 contacts and himself, 6 people altogether have been isolated, have been admitted in our government hospital in a special isolated place. Luckily, none of them are presenting any serious symptoms. They're all having a mild degree of infection. पिछले 24 घंटे में देश में करीब विदेशों से आने वाले 16 यात्री ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें दिल्ली में 4, यूपी में 4, महाराष्ट्र में 6 और कर्नाटक में 2 मरीजों की पहचान हो चुकी है। ಇಬ್ಬರಿಗೂ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ। भारत में नए वेरिएंट से चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही कर रहे हैं और ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस की तुलना में बिना मास्क वाले लोगों पर आसानी से हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट मोड पर चली गई। एक के बाद एक कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी। एयरपोर्ट पर लोगों की आरटीपीसीआर जांच तेज होने लगी, जिससे पता चला कि 1 दिसंबर तक ये वेरिएंट दुनिया के 20 देशों में दस्तक दे चुका है और अगली सुबह यानी 2 दिसंबर को ये आंकड़ा भारत सहित 29 देशों तक पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है, इस पर जानकारी आने में अभी 7-8 दिन और लगेंगे। तब तक वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है
तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों की सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि नए वेरिएंट की मारक क्षमता की पक्की जानकारी हासिल की जा सके। अगर ये डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हालांकि ये काफी अजीब सी बात है कि जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है, उसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी मामूली हैं। WHO से मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन के मरीजों में हल्का बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण देखे गए। इसके अलावा कोरोना के दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्ट होने पर जिस तरह पहले स्वाद और सूंघने की क्षमता पर असर पड़ता था, वो असर ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में नहीं देखा गया। इस मायने में लक्षण थोड़े अलग हैं। अब ऐसा वैक्सीन लेने की वजह से हो रहा है या नए वेरिएंट का शुरुआती असर ही हल्का है, इस पर WHO की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी यह साफ नहीं कि ओमिक्रॉन जानलेवा है या नहीं। भले ही ओमिक्रॉन का असर अभी हल्का लग रहा हो, लेकिन इस नए वेरिएंट को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ओमिक्रॉन को लेकर यह समय डरने और सिस्टम को कोसने का नहीं, बल्कि सतर्क और सावधान होने का है। कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक तो है, लेकिन सावधानी बढ़ती जाए तो वायरस के इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जाएं। घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। हो सकता है कोरोना से बचने वाली ये सारी आदतें आप भूल चुके हों, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार लोगों में अब कोरोना का खौफ खत्म सा हो गया है। 76% लोग ऐसे हैं जिनकी नजरों में कोरोना का खतरा कम हो चुका है, जबकि 3% लोग ऐसे हैं जो कोरोना को अब किसी भी तरह से खतरा ही नहीं मानते। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं। वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि नया वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और आज का सत्य यह है कि भारत में न चाहते हुए भी इसकी एंट्री हो चुकी है। आगे जिसकी आशंका है उसे रोकने के 2 तरीके हैं और वो हैं वैक्सीन और अतिरिक्त सावधानी। इसे लेकर हमने डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात की। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। साउथ अफ्रीका में और हमारे देश में एक फर्क ये है कि साउथ अफ्रीका में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे देश में आज के दिन 116 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग गए हैं और 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अब 2 डोसेज लग गए हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन ये लगता है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उम्मीद ये है कि अगर जो इन्फेक्शन होगी भी तो माइल्ड होगी। मेरा एक ही विचार है इस पे कि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि कितना इन्फेक्टिव है और कितना विरुलेंट है, हमें एकदम सतर्क रहना है। हर चीज को हम करें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके 3 पहलू हैं। एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो ऑलरेडी आने शुरू हो गए और इफेक्ट भी दे रहे हैं कि कैसे बाहर का ट्रैवल किया जाए, कैसे उनको टेस्ट किया जाए, कैसे उनको आइसोलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल करना है। ये सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो गया और आगे रोज उसकी मॉडिफिकेशन भी हो रही है। दूसरा है कि पब्लिक को जो बहुत रिलैक्स हो गई थी, जो हम देख रहे थे पिक्चर्स के बाजार में लोग जा रहे हैं बिना मास्क के, शादियों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको भी ये चेतावनी होनी चाहिए कि वो वापस मास्किंग में, डिस्टेंसिंग में और हैंड हाइजीन में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। ओमिक्रॉन कितना घातक है अभी हमें ये नहीं पता। हालांकि हम एक बार फिर आपको बता दें कि इसके जो लक्षण है उसमें स्वाद और गंध नहीं जाता है। उसकी क्षमता जो पहले जो आपको संक्रमण के दौरान ये लक्षण बहुत अहम थे, अब इससे संक्रमित व्यक्ति में सूंघने या स्वाद की क्षमता नहीं जाती है। हालांकि आपको साथ ही हम बताएं कि इसके स्पाइक प्रोटीन्स में हुए म्यूटेशंस दुनिया के माथे पर परेशानी की चिंताएं खींच चुके हैं। भारत भी ओमिक्रॉन की एंट्री रोक नहीं सका।
शायद देर सवेर यह होना ही था, इसीलिए भारत ने ओमिक्रॉन के खिलाफ 5 पंच मारने वाली रणनीति तैयार की। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत का पहला पंच तो एट रिस्क देशों के यात्रियों की हवाई अड्डे पर ही टेस्टिंग है। दूसरे पंच के तहत एट रिस्क यानी ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए हर यात्री की टेस्टिंग के बाद जो भी कोविड पॉजिटिव मिल रहे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करना है। साथ ही ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का सख्त निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किया जा चुका है। ओमिक्रॉन के खिलाफ तीसरा कदम यह है कि सिर्फ हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर सभी राज्यों में कोविड टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है। चौथी रणनीति है स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना। ओमिक्रॉन बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने को तवज्जो देने का दावा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 5वीं रणनीति कोविड काल के नियमों को सख्ती से लागू करने की है, यानी कोविड अनुरूप व्यवहार और वैक्सीनेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है। भारत कोविड-19 की दूसरी लहर का भुक्तभोगी है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अप्रैल मई में दूसरी लहर आई थी। उसके बाद जुलाई में कोविड-19 टास्क फोर्स का आकलन था कि अगर तीसरी लहर आई तो 23% मरीजों को हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। यह आकलन तब मौजूद कोविड वेरिएंट्स के आधार पर ही हुआ था और तब ओमिक्रॉन का नामो निशान नहीं था। बहरहाल अब जब ओमिक्रॉन खतरा बनकर सामने खड़ा है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को आपात स्वास्थ्य पैकेज यानी ECRP2 से स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने का निर्देश दिया है। जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 23,123 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्यों को आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। भारत में ओमिक्रॉन की घुसपैठ तो नहीं रुक सकी है, लेकिन ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बैरियर अगर कहीं लग रहे हैं तो वो देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ही हैं। 1 दिसंबर से ही एट रिस्क देशों यानी उन देशों जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत यात्रा का जोखिम सबसे ज्यादा है, वहां से आ रहे हवाई यात्रियों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन की कड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं। वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं। तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले 1 दिन में और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम WHO की गाइडलाइन, WHO की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि WHO ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें। उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पहचाने गए ओमिक्रॉन के केस 29 देशों में मिल चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी जिन 11 देशों से आई फ्लाइट्स के मद्देनजर सतर्कता बरती है वे देश हैं यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। गौरतलब है कि अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो 15 दिसंबर से भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक शुरू हो जाती। भारत ने इसका ऐलान भी कर दिया था। 21 महीने के बैन के बाद भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन 50 से अधिक म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इस प्लान को बेमियादी टाल देने के लिए मजबूर किया है। ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क
उन 11 देशों को रखा है जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। ओमिक्रॉन से कोई कोविड लहर न पैदा हो, इस जद्दोजहद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट, पोर्ट और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भारत में एंट्री पॉइंट्स पर ही स्क्रीनिंग के मद्देनजर बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी सतर्कता बरतने और उनके राज्यों में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रखने का निर्देश दे चुका है। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आए कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान और 14 दिनों तक फॉलोअप का निर्देश दिया गया है। इस बीच ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए वो यात्री जो कोविड पॉजिटिव तो पाए गए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे ही 4 मरीजों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। सिचुएशन काफी कंट्रोल में है और संतोषजनक है, परंतु अभी जो साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी तेजी से फैल रहा है और WHO ने कहा है कि भाई दिस इज ए वायरस ऑफ कंसर्न है। अभी बहुत सारी रिसर्च तो नहीं आई है, परंतु कंसर्न है इसका। ओमिक्रॉन के अटैक के मद्देनजर भारत की पहली और इकलौती रणनीति अभी टेस्टिंग और ट्रेसिंग है, लेकिन इसके तेज संक्रमण की परिस्थिति में बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पर्याप्त इंतजाम करने पड़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके बाद से ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से चेताया जा रहा है। उधर वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यूके में एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज की इजाजत मिलने का हवाला दिया है और वैक्सीन उपलब्धता का दावा किया है। इस बीच भारत का कोविड-19 टास्क फोर्स अगले 2 हफ्तों में बूस्टर डोज की नीति पर घोषणा करने का संकेत दे चुका है। अभी 36 देशों में बूस्टर डोज की इजाजत है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया है और सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि क्या मौजूदा वैक्सीन्स ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार होंगी। हालांकि अभी इसको लेकर रिसर्च चल रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने कह दिया है कि मौजूदा वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी रहने के चांस हैं और इसकी वजह है दरअसल ओमिक्रॉन अब तक का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वायरस वेरिएंट है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते खोलता है। इसी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करती है। ओमिक्रॉन में इतने ज्यादा म्यूटेशन की वजह से मौजूदा वैक्सीन के सिर्फ 40% तक प्रभावी रहने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में इतने ज्यादा और तेजी से म्यूटेशन हुए हैं कि वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन का तोड़ वैक्सीन के पास नहीं है, बस इसके लिए मौजूदा वैक्सीन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। वैक्सीन निर्माता कंपनियों का कहना है कि नए वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देने वाली वैक्सीन को बनाने में कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने का समय लग सकता है। मॉडर्ना ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर मॉडिफाइड वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में आ सकती है। वहीं फाइजर का दावा है कि उनकी कंपनी करीब 6 हफ्तों में ओमिक्रॉन के खिलाफ मॉडिफाइड वैक्सीन लॉन्च कर देगी। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने भी जरूरत पड़ने पर ओमिक्रॉन पर प्रभावशाली कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की योजना तैयार कर ली है। एक तरह का बूस्टर डोज होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी कुछ भी ज्यादा पता करने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये वेरिएंट अब दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका है, उसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। चौबीस नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला केस सामने आने के बाद से अब तक 15 से ज्यादा देशों ने ट्रैवल बैन लगाया है, लेकिन फिर भी 30 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें अब अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी होंगी भी या नहीं। The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from 5 of 6 WHO regions have now reported cases of Omicron
and we expect that number to grow. WHO takes this development extremely seriously, and so should every country. But it should not surprise us. This is what viruses do. ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी तक जो पता चला है वो बेहद परेशान कर देने वाला है। सबसे ज्यादा डर नए वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार का है, जो अब तक मिले सभी वेरिएंट से 7 गुना तक ज्यादा मानी जा रही है। साउथ अफ्रीका इसकी केस स्टडी है, जहां पहला ओमिक्रॉन केस मिला था। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से कोरोना के नए केस की संख्या दुगनी हो गई है। बुधवार को यहां कोरोना के 8,561 नए केस सामने आए थे, जबकि 10 दिन पहले तक वहां हर हफ्ते औसतन सिर्फ 1300 केस दर्ज हो रहे थे। साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रोविंस में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते नए कोरोना केस की संख्या 330% तक बढ़ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला केस गौतेंग प्रोविंस में ही मिला था और इस वक्त वहां मिल रहे नए केस में से 74% ओमिक्रॉन के ही हैं। ये बताता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भले ही कोई मौत अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हो, लेकिन ये जिस तेजी से फैल रहा है, इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। जब ये संक्रमण शुरू हुआ था, वो अल्फा वेरिएंट से शुरू हुआ था, जिसकी R0 फैक्टर, जो R0 फैक्टर वो होता है जिससे एक शख्स को जिसको इन्फेक्शन होगी वो और कितनों को इन्फेक्ट करेगा, उसका 2.5 था। अब ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया है, इसके अंदर जो म्यूटेशंस हुए हैं, ये म्यूटेशंस हैं 50 से ज्यादा म्यूटेशंस उस वायरस में पाएगा और उनमें 30 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे पाए गए। तो अगर जब ऐसा होता है तो एकदम हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, लगता है कि इसका R0 फैक्टर कोई 12 से 18-20% टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी फैलने की जो गति है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है और बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस देखा गया है साउथ अफ्रीका में। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन्स को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी, वो भी सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इजरायल में ओमिक्रॉन के दोनों केस में संक्रमित लोगों को वैक्सीन की 3 डोज लग चुके थे। बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के 4 मामलों में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण हुआ है, जिससे ये आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ओमिक्रॉन में मौजूदा वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को चकमा देने की क्षमता है। वैक्सीन कंपनियां भी ओमिक्रॉन की ताकत को पहचानने में जुटी हैं। I don't know for sure how long the third dose, the booster dose, will last. I am very confident that would last at least 12 months, but I don't know that. If we have to make a guess, based on everything I have seen so far, I would say that likely will be needed annual revaccinations to maintain very robust and very, very high level of protection. WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन पर स्टडी जारी है, जिसमें अभी और 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है, दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ओमिक्रॉन पर किसी रिसर्च का इंतजार करे। इसलिए एक बार फिर से दुनिया के देशों ने हवाई नाकेबंदी की शुरुआत कर दी है। फिलहाल यही एक चीज है जो दुनिया ओमिक्रॉन से बचने के लिए कर सकती है। जहां बाहर के वैक्सीन मैन्युफैक्चररों ने, चाहे वो मॉडर्ना हो या फाइजर हो, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं ओमिक्रॉन के सामने, भारत सरकार का कहना है कि वैक्सीन्स काम करेंगी या नहीं इस वेरिएंट के खिलाफ, इस पर अब शोध शुरू हो गया है। भारत में 2 वैक्सीन्स बड़े पैमाने पे यूज हो रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और क्योंकि 2 वेरिएंट्स अब भारत आ गए हैं, इनके आइसोलेट्स पर काम करके पता किया जा सकता है कि भारत में बनाई गई वैक्सीन्स अब ओमिक्रॉन से लड़ पाएंगी या नहीं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन को कोरोना वायरस का सिर्फ एक वेरिएंट मानना बड़ी भूल साबित हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में कोरोना की नई लहर ला सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस नए वेरिएंट में इतने ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। जो कोरोना वायरस चीन से फैला था उसका और नए वेरिएंट का स्वरूप काफी अलग है।
यहां तक कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ओमिक्रॉन वेरिएंट न सिर्फ अलग है बल्कि खतरनाक भी है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशंस हो चुके हैं, जिनमें से 30 से ज्यादा म्यूटेशन तो सिर्फ उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए। इसकी तुलना में डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे, यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन में 80% तक ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं। किसी वायरस के संक्रमण की क्षमता को आर वैल्यू कहा जाता है। डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6 से 7 थी, ओमिक्रॉन की आर वैल्यू 35 से 40 मानी जा रही है, मतलब डेल्टा से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रमण का खतरा। आसान शब्दों में कहें तो ओमिक्रॉन से संक्रमित एक मरीज इस वायरस को 35 ज्यादा लोगों में फैला रहा है। अक्टूबर 2021 में कनाडा की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा से मौत का खतरा 133% बढ़ गया था, लेकिन अभी ओमिक्रॉन से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता से चिंतित वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो मौतों का आंकड़ा डेल्टा से ज्यादा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन के लक्षण भी डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन में स्वाद या गंध नहीं जाती, जबकि डेल्टा में ये कॉमन लक्षण होता है। हालांकि बाकी लक्षण जैसे गले में खराश, बुखार, थकान, सरदर्द एक जैसे हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच तुलना में एक शुभ संकेत यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेथ रेट कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैक्सीन का भी असर हो सकता है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने संक्रमण फैलाना शुरू किया है और इसके बारे में सब कुछ जानने में अभी भी वक्त लगेगा, इसीलिए अभी भी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ओमिक्रॉन वेरिएंट से खबरदार रहने के लिए आज तक ने WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से बातचीत की। अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे, उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमिक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। साल से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद आंदोलन के जारी रहने से ये नुकसान ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बीते एक साल में इस आंदोलन से टोल टैक्स कलेक्शन और रेलवे समेत कई सेक्टर्स को जबरदस्त नुकसान हुआ है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। देश में किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तीनों विवादित कानून वापस लेने के बावजूद किसान धरना खत्म करने को तैयार नहीं है और अब मामला MSP पर जाकर अटक गया है। इन मुश्किल हालात के बीच देश की इकोनॉमी को
जोर का झटका लगा है। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसान आंदोलन से टोल टैक्स कलेक्शन को हुए नुकसान का ब्यौरा पेश किया। NHAI को किसान आंदोलन से 2731.32 करोड़ रुपए के टोल का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान अक्टूबर 2020 को लेकर अब तक का है। अक्टूबर 2020 से किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टोल कलेक्शन प्रभावित होने लग गया था। इसके अलावा रेलवे ने भी किसान आंदोलन से नुकसान होने का आंकड़ा पेश किया है। रेलवे को किसान आंदोलन से करीब 22 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल अक्टूबर तक नॉर्दर्न रेलवे के क्षेत्र में किसान आंदोलन से जुड़े हुए 1212 धरना प्रदर्शन हुए। रेलवे ने कहा कि अलग अलग आंदोलन की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई। इससे रेलवे को यात्रियों का किराया वापस करना पड़ा। इसके साथ ही आंदोलन की वजह से कई जगहों पर ट्रेनें कैंसिल हुई और कई ट्रेनों को थोड़े वक्त के लिए टर्मिनेट किया गया। दिल्ली और नजदीकी राज्यों के व्यापारियों को भी इस आंदोलन से भारी नुकसान हुआ है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक किसानों के आंदोलन के दौरान उन्हें करीब 60,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। इसकी वजह है दिल्ली में रोजाना 50,000 ट्रक माल लेकर आते हैं और 30,000 ट्रक माल लेकर जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इन ट्रकों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा उद्योगों को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट उद्योग संगठन ASSOCHAM ने जारी की थी। इसके मुताबिक किसान आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि अभी तक अरबों का नुकसान इस आंदोलन की वजह से हो चुका है। ऐसे में अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि इस समस्या का समाधान खोजा जाए, जिससे कोरोना से तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था फिर से पटरी से न लुढ़क जाए। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।